देखो शुरू हो गई। जी। चलो, कह रहे नाटक में रंगशाला का निर्माण करने के उपरांत सबसे पहले किसके विषय में चर्चा की जाती है? प्रधान अंग, प्रथम अंग कौन है? नांदी, है ना? नांदी। क्या कह रहे हैं आगे? यह नांदी नटों के सभी पात्रों के द्वारा की जाती है और यह नमस्कारात्मक कितने प्रकार की है? नमस्कारात्मक होगी, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक, 3 प्रकार की होती है। नांदी के लक्षण के विषय में क्या कह रहे हैं आचार्य विश्वनाथ? कह रहे हैं आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति ही यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मात् नांदी इति संजिता। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति ही यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादीनाम तस्मात् नांदी इति संजिता। जो कैसी होगी पंडित जी? आशीर्वचन से संयुक्त होगी, अर्थात इसमें आशीष वचन होंगे, आशीर्वादात्मक वचन जिसमें होंगे उनसे संयुक्त। ठीक है, जिसमें क्या किसकी स्तुति की जाएगी? देव द्विज नृप इत्यादि की स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते, जिससे की जाती है ना? जिन श्लोक अथवा जिन कारिका इत्यादि से किसकी? देव द्विज नृप इत्यादि की स्तुति की जाती है। और वह स्तुति कैसी होगी? या तो आशीर्वचन से संयुक्त होगी, आशीर्वाद वचनों से संयुक्त होगी। जिससे ऐसी स्तुति की जाए उसको क्या कहा जाता है? तस्मात् नांदी इति संजिता। उसकी कौन संज्ञा होती है? उसे किस संज्ञा से संबोधित किया जाता है पंडित जी? नांदी संज्ञा से संबोधित किया जाता है। बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिए। आशीर्वचनों से संयुक्त, ठीक है, देव द्विज नृप इत्यादि की स्तुति जिससे की जाए, यस्मात् प्रयुज्यते, जिसके द्वारा की जाए, है, उसको क्या कहा जाता है? तस्मात् नांदी इति संजिता। उसको किस संज्ञा से संबोधित किया जाता है? कौन संज्ञा उसकी की जाती है पंडित जी? नांदी संज्ञा की जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कितने पद वाली होती है? तो कह रहे हैं द्वादश भी अष्टभी वा पदयुक्ता। कितने पदों से युक्त होगी? या तो 12 पदों से, द्वादश यानी 12 पदों से, या 8 पदों से युक्त होगी। ठीक है, आवाज आ रही मेरी? जी। ये आ रही है। इसमें मांगल्यवाची शब्द होंगे, है ना? मांगल्य, शंख, चक्र, अब्ज, कोक, है ना? ये सारे शब्दों से युक्त होगी। आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कितने पद वाली होती है, कितने प्रकार की नांदी है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, कितने, है ना? लक्षण क्या है इसका? तो आपको पहली पंक्ति, आप पहली और दूसरी पंक्ति को दिमाग में रखेंगे, ज्यादा याद नहीं रखना, केवल इतना याद रखना है। मतलब श्लोक पूरा वाचन कर लीजिएगा 10-11 बार। 10-11 बार जब आप वाचन कर लेंगे, 10 से 11 बार उसका वाचन करने के उपरांत आप केवल प्रथम श्लोक को ही याद रखिए। प्रथम श्लोक याद रखने में ही आपका काम हो जाएगा। यदि वो पूछेगा कि आशीर्वचन संयुक्त स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते इति कथ्यते किम, ये क्या है, किसका लक्षण है ये, तो आप बता पाएंगे ये नांदी का है। ठीक है, नांदी का। इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। बात समझ में आ गई? जी। अब बात आती है, 2 प्रकार की बताई थी ना हमने, अष्टपदा और द्वादशपदा। तो अष्टपदा नंदी आपको कहाँ मिलती है? हाँ, अष्टपदा नंदी कहाँ मिलती है आपको? मृच्छकटिक और अभिज्ञान शाकुंतलम में। मृच्छकटिक है महोदय। और अभिज्ञान अच्छा, शाकुंतलम। वो है उसमें भवभूति के उत्तराम चरितम में द्वादश पदा। हाँ अभी आगे आएंगे, रागों में आएंगे भी मिलती है अष्टपदा वाली। आ रहे हैं उधर ही आ रहे हैं। अभी अष्टपदा पे बात कर रहे हैं। अष्टपदा कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? मृच्छकटिक और अभिज्ञान में, और एक और बता रहे हैं अनर्घ रागम में, अनर्घ रागम में। ठीक है, अष्टपदा नंदी मिलेगी आपको। बस इतना याद रखना है खाली, कोई और ज्यादा नहीं। ये प्रश्न आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, और तरह तरह की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं प्रश्न ये, कि अष्टपदा नंदी कहाँ मिलती है, द्वादश पदा नंदी कहाँ मिलती है। तो 2-4 ये आप याद रखिए फेमस नाटकों को। ठीक है, द्वादश पदा नंदी कहाँ मिलेगी आपको? उत्तर रामचरित में। उत्तर रामचरित में। और इनके तातपाद मतलब इनके जो है ना, उनका एक ग्रंथ है पुष्पमाला, उसमें भी द्वादश पदा नंदी मिलती है। ठीक है जी, है ना? अब प्रस्तावना की बात आती है। प्रस्तावना आप लोग सुने होंगे, ये ग्रंथ की प्रस्तावना है? प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, प्रस्तावना।
तो ऐसी नाटक में एक प्रस्तावना होती है ना, तो ये नाटक में प्रस्तावना का महत्वपूर्ण स्थान है। देख लेते फटाफट फटाफट, जानकारी बढ़ेगी, कहीं लिखना पड़ेगा, कहीं बोलना पड़े तो उसको बोल तो सकते, समझ में तो आएगा ना कम से कम क्या है कुछ। प्रस्तावना को आमुख के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? एक अपर नाम क्या है इसका? आमुख है ना। आमुखम तत्व विज्ञेयम नामना प्रस्तावना अपि सा। आमुखम तत्व विज्ञेयम, उसको क्या जानना चाहिए? आमुख जानना चाहिए, है ना। उसका एक और नाम क्या है? बोले प्रस्तावना अपि सा, उसी का नाम प्रस्तावना भी है। तो आमुख या कहो या प्रस्तावना कहो। नाटक में जब सूत्रधार नटी या पारिपार्श्विक से अपने कार्य के संबंध में वार्तालाप करता है, नाटक में जब सूत्रधार या तो नटी से या पारिपार्श्विक से कि हम क्या करने जा रहे हैं उसके विषय में जब चर्चा की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? आमुख महोदय, आमुख प्रस्तावना। प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना वही बात है, कहने नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्राधारेण सहिता संलापम यत्र कुर्वते, यत्र संलापम सूत्राधारेण कुर्वते, है ना, सहिता केन सहिता? नटी विदूषक या पारिपार्श्विकेन सहिता संलापम यत्र सूत्राधारेण कुर्वते सा किं विज्ञेया। तो उसको क्या जानना चाहिए? सा किं विज्ञेयम, आमुखम विज्ञेयम। प्रस्तावना मुखम। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इतना याद रखोगे पर्याप्त है, ध्यान भी रहेगा। इतना ज्यादा याद करोगे ज्यादा याद नहीं रहता, थोड़ा बहुत याद करोगे तो याद रहता है ना। घातक वगैरह छोड़ो, इनका कोई मतलब नहीं, कथोपघात वगैरह कोई मतलब नहीं है। प्रयोगातिशय प्रवर्तक। इतिवृत्त की बात आ गई। देखो उस दिन हम लोग इतिवृत्त की चर्चा कर रहे थे, इतिवृत्त आ गया आपका। देखो क्या कह रहे हैं, नाट्य की कथा वस्तु को इतिवृत्त कहा जाता है। आ गई ना वही बात जो बताए थे कल ही बताए थे ना। नाट्य की कथा वस्तु क्या कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है। दो प्रकार का हो सकता है, आधिकारिक और प्रासंगिक। ठीक है ना। इदम पुनः वस्तु बुधैः द्विविधम परिकल्प्यते, आधिकारिकम एकम स्यात् प्रासंगिकम अथा परम। एक आधिकारिक अथवा दूसरी प्रासंगिक के नाम से जानी जाती है ना। जो वस्तु है कथा वस्तु, उसको विद्वानों ने किस नाम से कहा है? इतिवृत्त के नाम से। बुधैः परिकल्प्यते, कतिविधम परिकल्प्यते बुधैः, द्विविधम परिकल्प्यते बुधैः, है ना। विद्वज्जनैः द्विविधम परिकल्प्यते। ठीक है, दो प्रकार से बताया उसको। कौन से? आधिकारिक और प्रासंगिक। अब आधिकारिक कैसे कहा जाता है? नाटक आदि का जो इतिवृत्त दूर तक जाता है ना। और कथा वस्तु का मूल आधार होता है। जो कथा वस्तु आपने लिखी है उस कथा वस्तु का जो बैकबोन रीड हो, है ना, और जो काफी लंबी जिसकी कथा चले, उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है? उस इतिवृत्त को आधिकारिक कहा जाता है ना। आधिकारिक कथा वस्तु। जैसे क्या कह रहे हैं, यथा बाल रामायणे रामचरितम, जैसे रामायण में भगवान राम का चरित्र। भगवान राम का चरित्र क्या है? आधिकारिक कथा वस्तु है ना। अरे आधिकारिक मतलब प्रधान है, वही तो है। मैंने यदि उसमें से भगवान राम का चरित्र हटाइए तो रामायण है क्या? कुछ है रामायण? क्यों बोलो? नहीं महोदय। उसके बाद प्रासंगिक आ जाता है कि नाटक आदि का जो इतिवृत्त प्रधान कथा वस्तु का साधक होता है ना, वो साधक इतिवृत्त होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रासंगिक। अरे प्रसंग वशात जो आ जाए, नाम से समझ में आ रहा होगा ना, प्रसंग वशात जो आ जाए। और ये प्रासंगिक इतिवृत्त दो भागों में बांटते। कितने भागों में बांटते? उस प्रासंगिक इतिवृत्त को दो भागों में बांट रहे हैं। कौन से दो भाग है? बोले पताका और प्रकरी। पताका और प्रकरी, ठीक है। ये पताका प्रकरी बहुत गलत हुआ है इन लोग का, कोई पूछे जाते हैं। पिछली बार बहुत गड़बड़ की है लोग पताका प्रकरी में। नहीं किए हो? क्यों विपाशा बहन जी? पताका किसे कहा जाता है? अगर पताका इतिवृत्त जो है वो प्रधान कथा जो होती है ना, प्रधान इतिवृत्त, प्रधान जो कथा वस्तु होगी उसके साथ बहुत दूर तक चलता है। जैसे उदाहरण के रूप में क्या कह सकते हैं? क्यों पंडित हो?
रामायण में सुग्रीव का प्रसंग। हाँ, सुग्रीव का प्रकरण कहाँ से शुरू होता है? किष्किंधा ऋषिमुख पर्वत से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है? बिल्कुल अंत तक जाता है, नहीं? जी 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 भैया। महोदय। काफी लंबा प्रकरण है ये। तो उसको क्या कहा, किस नाम से जाना जाएगा? पताका के नाम से, है? चलिए, और शौरी वृत्तांत जो कुछ ही समय में रहेगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? हाँ, प्रकरी प्रकरी इतिवृत्त। ठीक है, ठीक है। प्रकरी इतिवृत्त प्रधान के साथ कुछ दूर तक ही चलता है। जैसे रामायण में शौरी वृत्तांत एक अंग में आता है, वो खत्म हो जाता है आपका। पंचवटी प्रकरण होता है, वहां शौरी प्रकरण आता है, खत्म। उसके बाद में, है ना? महोदय जटायु आख्यान भी तो होगा प्रकरी। हाँ, वो भी प्रकरी जटायु है। प्रसंग जो। वो भी प्रकरी है। कह रहे अस्य उपकरणार्थम तो प्रासंगिकम इति इष्यते पताका स्थानकम योज्यम सुविचार्ये वस्तुनि व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम पताका इति अभिधीयते। समझ में आ गई? व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम पताका इति अभिधीयते। वन लाइन में आप याद कर सकते हैं। समझ रहे? व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम। स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क केवल। आगे से कहा जाता है तो याद रखो इतना ही बस, कि व्यापी प्रासंगिक जो वृत्त होगा, बस व्यापी मतलब बहुत दूर तक चलने वाला, उसको क्या कहा जाएगा? पता का कहा जाएगा। न्यून देश में जो रहेगा, कम देश में जो चलेगा, उसको क्या कहा जाएगा? प्रगति कहा जाएगा, नहीं? तो जी, जैसे रामचरित में सुग्रीव का वृत्तांत, वेणी उसमें आपका भीम का वृत्तांत है ना, वेणी संहार में। और अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का वृत्तांत। ठीक है? याद रहेगा ना? भी जी भैया। प्रकृति के विषय में क्या बता रहे? बोले प्रासंगिकम प्रदेशस्थम, प्रासंगिक कथा वस्तु होगी और एक प्रदेश मात्र में रहेगी, है ना? प्रदेशस्थम चरितम प्रकरीति मता, उसको प्रकरी कहा जाता है ना? रावण जटायु संवाद कह लीजिए, या जटायु मोक्ष प्राप्ति कह लीजिए, कुछ भी, ये सब क्या है? प्रकरी है सारे। एक अंग में चलने वाली कथा क्या कहलाएगी? प्रकरी कहलाएगी, है ना? जनांतिक पता है ना क्या कहते हैं? जनांतिक किसे कहा जाता है? महोदय हाथ की ओट से जब कोई किसी एक मतलब व्यक्ति से कोई बात कहते हैं। जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने, एक साइड में करके कोई, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना? अभी हमको पिताजी से, जैसे गुरुजी बैठे हैं, तो गुरुजी से कोई बात कहनी है कोई, तो हम जाके ऐसे साइड में कान के पास हाथ लगा के ऐसे करते हैं ना, है? वो क्या है ना? अब ये प्रकार बताए, इसके तीन भेद है इसके। बोले सर्वश्राव्य अर्थात एक जनांतिक ऐसा होगा जो सबको सुनाई देगा, है? और एक नियत श्राव्य, एक ऐसा होगा जो हम जिसको सुनाना चाहते हैं उसी को सुनाई देगा। मान लो हम दो लोगों को सुना रहे, दो ही लोगों को सुनाई दे। अश्राव्य जो किसी को ना सुनाई दे, केवल अपने आप में बात कर ली जाए, मन ही मन में। ठीक है? महोदय स्वगत को अश्राव्य में रखेंगे ना? किसको? स्वगत महोदय। हाँ, स्वगत, आत्मगत कह लो, स्वगत कह लो, है ना? वही कह रहे हैं ना, उसे नाटक में स्वगत या आत्मगत कहा जाता है, अश्राव्य को। तो कहना इन तीनों कथा वस्तुओं में से जो नियत श्राव्य है ना, ये नियत श्राव्य, जिसको हम लोग चाहते हैं कि निश्चित लोग ही सुने, हम चाहे दो लोग सुने, दो ही लोग सुनेंगे उसको, हम चाहे चार लोग सुने, चार लोग ही सुनेंगे उसको। उसके भी दो भेद कर लिए उन्होंने। कौन से? तो जनांतिक और अपवारित। जनांतिक और अपवारित। ठीक है? सबसे पहले कथा वस्तु के तीन भेद, सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य। उसमें नियत श्राव्य जो था उसके दो भेद कर लिए। कौन से? जनांतिक और अपवारित। अब आया आपका जनांतिक। ठीक है? चलो, नियत श्राव्य के प्रथम भेद, जनांतिक में किसी बात को किसी विशेष व्यक्ति आदि से छुपाने के लिए, मान लीजिए चार लोग बैठे, चार में से हमें दो से छुपानी है, दो को बतानी है, या तीन से छुपानी है, एक को बतानी है, हम क्या करेंगे? हाथ को ऐसे साइड से लगाएंगे कान से और उसको बता देंगे व्यक्ति को हल्के से, नहीं? ठीक है? ठीक है पंडित जी। जी महोदय।
क्या कह रहे हैं? त्रिपताक करेण अन्यान अपवार्य अंतरा कथाम अन्योन्य आमंत्रणम यत् स्यात् तत् जनान्ते जनान्तिकम। उसको क्या कहा जाता है? जनान्तिक कहा जाता है। कहना यह कश्चिद अर्थ यस्मात् गोपनीय तस्मात् अंतरत ऊर्ध्वम सर्वांगुली निमित्तान, है ना, मतलब सभी वो ऐसे हाथ को ऐसा सीधा करके, है ना, तीनों उंगलियों को ऐसा ऊपर उठा के और आराम से, वही क्या ना, त्रिपता करेणान्यान, है ना, ऐसा करके कर को हाथ बना करके ऐसा करके, और जो अन्यों को अपवारित करके, अर्थात जिसको हम नहीं सुनाना चाहते उसको साइड करके, है ना, उससे बचा करके जो कथा किसी से कही जाती है, तो वस्तु विवेचन जो वार्ता किसी से की जाती है, व्यक्ति विशेष से जो किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लोगों के मध्य में किया जाता है ना, यत् स्यात् तत् जनान्ते जनान्तिकम, उसको क्या कहा जाता है? उसको जनान्तिक कहा जाता है। ठीक है। अन्योन्य आमंत्रणम, अन्य कोई व्यक्ति उसको ना सुन ले मंत्रणा को। अब अपवारित के विषय में कह रहे हैं, वही अपवारित नाटक की कथा वस्तु के नियत श्राव्य का दूसरा भेद है। इसमें किसी बात को किसी एक व्यक्ति से छिपाकर एक और मुख करके दूसरे पात्र को जो रहस्य प्रकट, मतलब उसमें हाथ का प्रयोग नहीं है। इसमें देख रहे हैं ना, जनांतिक में हाथ का प्रयोग आया है, इसमें हाथ के प्रयोग के विषय में कुछ नहीं कहा, केवल मुख को उधर घुमा के उस व्यक्ति से कह देते हैं ना, कोई रहस्य के विषय में, उसके विषय में लक्षण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वशाभ्यम प्रकाशम स्यात् तद भवेत अपवारितम रहस्यम तो यदन्यस्य परावृत्ति प्रकाशते। किसी अन्य का रहस्य किसी अन्य पात्र को यदि आप बताते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अपवारित कहा जाता है, दूसरी तरफ मुख करके। ठीक है, रहस्य के विषय में चर्चा होगी अपना, उसमें हस्त का प्रयोग है, तो आप इतना कॉमन सेंस लगा के अंतर कर सकते हैं दोनों में। जनांतिक में हस्त का प्रयोग है, इसमें हस्त का प्रयोग नहीं है। विदूषक वगैरह के विषय में जानते हैं ना? वही कह रहे ना, विदूषक कौन होता है? तो कह रहे नाट्य में वही कह रहे हैं क्या, बोले कुसुम वसंताद्य विदा कर्म वपु वेश भाषाद्य हास्य करा कलह रति ही विदूषक स्यात् स्वकर्मज्ञ। अर्थात कैसा होगा? कुसुम वसंताद्य अभिधा, अर्थात उसका अभिधा, अभिधा मतलब उसका नाम किस पे होगा, किम परक होगा उसका नाम? जो कुसुम अभिधा मतलब पुष्प अर्थात और उसका नाम वसंत किस आदि पर ऋतुओं के आधार होगा? पर। कुसुम और वसंत आदि परक होगा। कुसुम मतलब किसी पुष्प पर या वसंत ऋतु के जो पर्याय हैं उन पर उसका नाम होगा, वो विदूषक का। ठीक है, और वह कैसा होगा? तो कह रहे कर्म के द्वारा या अपने वपु यानी शरीर के द्वारा, वेश के द्वारा या भाषा के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा या वपु यानी शरीर के द्वारा अंगिक चेष्टा करके, वेश के द्वारा ऐसा वेश बनाएगा टेढ़ा मेढ़ा कुछ है, भाषा के द्वारा उठपटांग कुछ बोलेगा, है ना। तो अपनी इन सब क्रियाओं के द्वारा कलह रति ही हास्य कर विदूषक स्यात्, जो ऐसा कर लेता है, दो लोगों में लड़ाई लगवा दे इन सब कार्यों के द्वारा, कर्म के द्वारा, वपु के द्वारा, वेश के द्वारा, भाषा के द्वारा, है ना, और लड़ाई लगवा करके हास्य को उत्पन्न करे अथवा हंसाने वाला, इन सब के द्वारा आपके अंदर हास्य विनोद उत्पन्न कर दे, वो ऐसी एक्टिंग करे कि आप हंसने लग जाओ। कॉमेडियन एक कह सकते हैं ना, लेकिन कॉमेडियन से कहीं ऊपर है ये। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? विदूषक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जी। कलह में, रति में, ये जो उसके कर्म है उन कर्मों में अपने में मर्मज्ञ हो, ऐसा किसे कहा जाता है? विदूषक हास्यात्, वह विदूषक है। जैसे आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? माधव्य। कंचुकी कौन होता है जानते हैं आप लोग? वही कह रहे हैं
विप्रो गुण गणान्विता सर्व कार्यार्थ कुशलः कंचुकी इत्यभिधीयते। इतना याद रख लो बस। कैसा वृद्ध? कैसा वृद्ध पंडित जी? एक वृद्ध विप्र वृद्ध है ना, एक विप्र वृद्ध जो गुण गणान्वित तो अर्थात अच्छे गुणों से युक्त हो और सभी कार्यों में जो कुशल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? कंचुकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन है कंचुकी? वातायन ना। देखिए आकाश भाषित की बात आई, कल चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो कह रहे हैं जहां किसी दूसरे पात्र के बिना ही बिना बात को ही सुनने का अभिनय करके कहा जाए कि किम ब्रवीषि इत्यादि, अर्थात उसमें किम शब्द का प्रयोग आपको दिखाई देगा आकाश भाषित में। किसका दिखाई देगा? किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मुंह को आकाश की तरफ करके, अच्छा क्या कहा आपने, ऐसा करके। जो कह रहे किम ब्रवीषीति यत नाट्य बिना पात्र प्रयुज्यते, ये क्या कहलाता है? बोले आकाश भाषित कहलाता है। इतना बस याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, बस इतना ही याद रखना है, और याद हो भी गया होगा ये। भरत वाक्य क्या है? तो कह रहे नायक के द्वारा सूत्राधार अथवा नाटकीय पात्र जो भी हैं, उनके ओर से जनता के लिए जो अंतिम आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक या कल्याणात्मक श्लोक पढ़ाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? भरत वाक्य कहा जाता है। इसमें भरत वाक्य में भरत शब्द का अर्थ क्या है? नट या जो अभिनय करने वाला अभिनेता है। इसका नाम भरत वाक्य क्यों पड़ा? क्योंकि आपके जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? आचार्य भरत मुनि है ना, उन्हीं के स्मृति के कारण इसको भरत वाक्य कहा जाता है। चलिए, तो पात्रों के परिचय समझ में आया आपको सबको? क्यों जी? चलो अब अर्थोपक्षेपक, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अर्थोपक्षेपक, अर्थ प्रकृति और कार्य अवस्थाएं। अब देखो यहाँ से आसान हो जाएगा आपको कि यहाँ जब आप इसको अच्छे से समझ लोगे ना, तो आगे जब आप काव्य प्रकाश या दश रूपक, सब यही है उसी में, उसमें भी तो यही है, काव्य प्रकाश और दश रूपक में तो यही चीजें हैं सारी। कुछ चीजें अलग अलग है बस, बाकी फिर आपको गति हो जाएगी, उसमें आसानी से आप समझ जाओगे आपके ना। तो सबसे पहले अर्थोपक्षेपक के विषय में पढ़ेंगे हम लोग हैं। चलिए, कह रहे उपक्षेपंती अर्थात उपस्थापयंती अर्थानिति उपक्षेपकाः। जो अर्थों को उपस्थापित करें उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है पंडित जी? उपक्षेपक कहा जाता है। तो कह रहे इन, और जो अर्थों को उपक्षेपित करें अर्थात बीच बीच में अर्थों को सूचित करते रहे, उनको अर्थोपक्षेपक कहा जाता है। और अर्थोपक्षेपकों का क्या प्रयोजन क्या है आपके इस ग्रंथ में? तो बता रहे साहित्य दर्पणकार क्या कह रहे हैं। देखो आनंद से पढ़ो विषय को ना, मजे से पढ़ो एकदम विषय को। जितना आनंद से विषय को पढ़ोगे उतना आनंद से आएगा विषय आपको। समय की चिंता मत करो, समय इतना आपके पास में कि आपके पास समय बच जाएगा। आप सिलेबस पूरा कवर करने के बाद रिवीजन भी कर लेंगे एक बार। पिछली बार सब लोग के पास समय नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ तदपि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन हो गया था एक बार विद टेस्ट के। समझ गए पंडित जी? तो आप ये तो भय में रहो ही मत, बस पढ़ते जाओ अच्छे से। समझ में आ रहा है? समझ में? जी भैया आ रहा है। गुरुजी हम कुछ कहना चाहेंगे। हाँ बोलिए। जी कल का टेस्ट गुरुजी बहुत ही उपयोगी और बहुत अच्छा रहा, तर्क संग्रह वाली। बाबू सारे टेस्ट ऐसे ही रहते हैं, बस आप लोग देते रहो ना, उसको पढ़ो और दे दो टेस्ट, उतना कर लो। देखो आपको खुद, मैं पहली बार जुड़ा हूँ गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एकदम जुड़ा ही रहूंगा।
जब तक कि नेट नहीं निकल जाता मेरा। अरे बस कहाँ मेरा यार, फर्स्ट JRF की बात करो, नेटवर्क की बात मत किया करो। जी JRF की बात किया करो, हाँ नेटवर्क की बात नहीं, मत किया करो। JRF का उम्र हो गया है मेरा गुरुजी, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। 33 साल का हो चुका हूँ। अरे रे चलो कोई बात नहीं, तो जी नेट जी तो इस बार ही हो जाएगा तुम्हारा, दिसंबर में हो जाएगा। नेट जी दिसंबर जी में हो जी जाएगा आपका। जी जी लगे रहो बस, नेट धन दिसंबर में हो जाएगा। जी 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 नेट तो 6 महीने में गारंटेड। जैसे पढ़ाई चल रही है ना, उस हिसाब से आप सारी क्लास अटेंड करो, जितना बताया जा रहा है उतना पाठ तैयार करो। इतना भी पाठ नहीं कि आप तैयार नहीं कर पाओगे, जितना बताया जा रहा है उतना पाठ तैयार करो। जैसे क्लास चल रही है वैसे लेते रहो, जो बताया जा रहा है उन गाइडेंस को फॉलो करो। गारंटी मैं देता हूँ कि नेट आपका, यदि आप अब जुड़े हैं तो दिसंबर में पक्का है, 100%। यदि आप त्रुटि नहीं करते हैं अपनी तरफ से तो इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। समझ गए पंडित जी? चलिए, क्या बात है भाई। हाँ तो उसके अर्थोपक्षेपक के विषय में कुछ बता रहे हैं। कितने होते हैं अर्थोपक्षेपक? क्यों जी? 5 हम्म, 5 होते हैं। 5 कौन से कौन से? कौन से कौन से? विस्कंभक, प्रवेशक, अंका से अंकावतार और चूलिका। चूलिका। बात तो कह देखिए ये सर दिया आपने। हम्म, चलो वही बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो। अथ अर्थोपक्षेपकाः इति याः। अर्थोपक्षेपकाः पंच, विष्कम्भक प्रवेशकौ चूलिका अंकावतारः अथ स्यात् अंकमुखमित्यपि। विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख। क्रम भैया यही याद रखना, एकदम क्रमशः याद रखना इनको। और ठीक है, विष्कम्भक किसे कहा जाता है पंडित जी? विष्कम्भक के लक्षण में क्या कह रहे हैं? वृत्ति वृत्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदौ अंकस्य दर्शितः। कह रहे वृत्ति वर्तिष्यमाणानां, वृत्त मतलब, वृत्त इत्युक्ते भूत भविष्य की जो इतिवृत्त कथाएं महोदय। हैं। वृत्ताः अर्थात अतीताः। देखो इतिवृत्त वो कथा है ना, और यहाँ वृत्त का मतलब क्या है? क्योंकि समीप में आपके वर्तिष्य शब्द है ना, तो उससे आप अर्थ लगा सकते हैं। वृत्त वर्तिष्य मतलब भूत, और वर्तिष्य मतलब जो कथा भविष्य की जो कथाएं हैं। आगामी, आगामी हाँ भविष्यमान, है ना। तो अतीत और भविष्यमान, ऐसा करके अर्थ लगा सकते हैं आप इससे ना। वृत्त का मतलब वो यहाँ पे कथा वाला वृत्त लगा। तो उनका कथांशानाम, देखिए कथा शब्द यहाँ आ गया तो वो दोबारा कथा कह करके तो कोई मतलब भी नहीं है, ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं ना। कथांशानाम निदर्शक, ऐसे कथांशों का अर्थात प्राक काल में अथवा भविष्य में होने वाली, पूर्व में जो हो चुका है उसके विषय में, अथवा आगे क्या होने वाला है, इन कथाओं के विषय में, इन कथाओं का जो सूचक होगा। कैसे? बोले संक्षिप्तार्थस्तु कथांशानाम, इन कथांशानाम संक्षिप्तार्थ निदर्शक, उनका संक्षेप में निदर्शन करने वाला कौन है? उसको क्या कहा जाता है? विष्कम्भक कहा जाता है। विष्कम्भक। बस इतना ही याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है। समझ में बात? अब आगे बता रहे हैं क्या, इसके भेद भी बताने वाले हो, है ना। तो क्या कह रहे हैं? बोले मध्ये मध्यमाभ्याम व पात्राभ्याम संप्रयोजिता शुद्ध स्यात् सतु संकीर्ण नीच मध्यम कल्पिता। यानी जब एक ही मध्यम पात्र अथवा दो मध्यम पात्र प्रयोग करते हैं तब इसे शुद्ध विष्कम्भक, और यदि नीच तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोग किया जाए तो इसको मिश्र विष्कम्भक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जब यदि एक ही मध्येन मध्यमाभ्याम व पात्राभ्याम संप्रयोजिता शुद्ध स्यात्, है ना, जब मध्य, दो मध्य पात्रों के द्वारा या एक मध्य पात्र के द्वारा यदि उसका प्रयोग किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? शुद्ध विष्कम्भक कहा जाएगा। और यदि मध्येन संकीर्ण, यदि तस्य प्रयोगम करिष्यति चेत, उसको क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? संकीर्ण महोदय, जिसमें एक है मध्यम पात्र होगा और मिश्र, एक नीच पात्र होगा। नीच पात्र होगा ना, वही कह रहे हैं संकीर्ण नीच मध्यम कल्पिता।
नीच और मध्यम के द्वारा जो कल्पित है, जो कहा जाएगा, उसको क्या कह रहे हैं? संकीर्ण स्यात्, वो संकीर्ण अर्थात मिश्र विष्कंभक हो जाएगा। ठीक है। महोदय अगर दो नीच पात्र ही हो तो वो मिश्र विस्कंभक में नहीं जाएगा? मिश्र का मतलब क्या होता है? क्यों पंडित जी? जी महोदय, मिला हुआ मतलब मिला एक हुआ। ही ना हुआ है। तो मिला हुआ भैया, या तो नमक में चीनी मिलेगी तब मिश्रित होगी चीज, दूध में पानी मिलेगा तो मिश्रित होगा, दूध में दूध मिश्रित थोड़ी ना होता है? जी महोदय, महोदय क्षम्यताम। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, इसमें क्षमा वमा की बात नहीं, मतलब ऐसे। चलिए, तो समझ में आया ना? शुद्ध विष्कंभक का उदाहरण कौन है? तो कह रहे मालती माधवे शमशाने कपाल कुंडलाहा। जो मालती माधव का ये शमशान का वृत्तांत है वो क्या है आपका? शुद्ध विष्कंभक है। और संकीर्ण का बोले रामाभिनंदे शपणक कपालिकौ। ये किसका उदाहरण है आपका? शपणक और कपालिका मिश्र संकीर्ण विस्कंभक का। मिश्र का है ना? जी। अब प्रवेशक की बात आ गई। प्रवेशक किसे कहा जाता है? तो प्रवेशक के विषय में क्या कह रहे हैं? प्रवेशकौ अनुदात्तो क्या नीच पात्र प्रयोजिता अंक द्वयांतर विज्ञेया शेषम विष्कंभके यथा। किसके द्वारा पंडित जी? बोले कोई नीच वृत्तांत है ना, जब समझ रहे हैं, कोई नीच वृत्तांत और नीच पात्र के द्वारा ही प्रयोजित हो जाए, नीच पात्र से प्रयोजित हो, तो उसको उस अर्थोपक्षेपक को क्या कहा जाता है? प्रवेश। प्रवेशक। हैं? प्रवेशक का हो जाता है ना? और बाकी तो ये किसके जैसा होता है? विष्कंभक जैसा ही होता है ना? जी। लेकिन महोदय तो एक और होता है ना कि अंकों के बीच में आता है और वो विस्कंभक अंक के आदि में आता है। आदि में आता है। दिया तो था, बताए नहीं थे? जी ये रह आदौ गया था। अंकस्य बताया नहीं था? आदौ अंकस्य दर्शिता बताया नहीं था वो। संक्षिप्त अर्थस्तु आदौ अंकस्य दर्शिता। ये अंक के आदि में आता है। और ये कहाँ आता है पंडित जी? अंक द्वयांतर विज्ञेय, दो अंकों के बीच में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। मध्य में। मध्य समझ में आ गई बात? में। जी। ठीक है पंडित जी, अरे इतना तो संस्कृत पढ़ने वाले विद्वान हो आप लोग, इतना तो अर्थ लगा ही पाओगे। चलो आगे चले। जी। आगे क्या आया? चूलिका। ये किसे कहा जाता है पंडित जी? चूलिका के विषय में क्या कह रहे हैं? अंतर्जवनिका संस्थई सूचनार्थस्य चूलिका। जवनिका मतलब किसे कहा जाता है? जवनिका शब्द का अर्थ क्या है पता है? पर्दे को कहते हैं महोदय वो। कोई आवरण, आवरण यहाँ पर्दा कह सकते हैं, वही आवरण पर्दा है ना? उस आवरण के अंतर्गत अंतर्जवनिका है ना, संस्थई ही सूचनार्थ से चूलिका। उस जवनिका के अंतर्गत कोई सूचना इत्यादि, ठीक है, जो पात्र हैं उन पात्रों का कोई सूचना या पात्र परिचय है, या कोई उनके द्वारा बात कही जा रही है, उसको क्या कहा जाएगा? वो सूचना क्या कहलाएगी? चूलिका। चूलिका कहलाएगी। ठीक है ना? महोदय ये मतलब पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है ना। हाँ वही 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 बिल्कुल वही वही कह रहे हैं। देखिए, जवनिका पर्दे के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा की हुई वस्तु अर्थ की सूचना को चूलिका कहते हैं ना? ठीक है। उसके पीछे से वो है ना, नेपथ्य से कोई पात्र सूचना देते हैं ना, जैसे कह रहे हैं यहाँ नेपथ्यवर्ती पात्र यह सूचना दे रहे हैं कि राम ने परशुराम को जीत लिया है। वो बाहर सामने आके नहीं कहते उस बात को। आगे अंकावतार के विषय में बात आती है, कहने अंकांते सूचिता पात्र तदंकस्य विभागतः यत्र अंको अवतरति इति एषः अंकावतार इति स्मृतः। भाई आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय।
कह रहे अंकांते सूचितः पात्रैहि, पात्रैहि पात्रों के द्वारा अंक के अंतिम में जिसकी सूचना दी जाए, सूचित किया जाए ना, अंत पूर्व अंक के अंत में जहां पात्रों से सूचित क्या होता है, यत्र अपरः अंकः अवतरति, यत्र अंकः अवतरति, जहां पूर्व अंक है, जैसे पूर्व अंक खत्म होने वाला है, पूर्व अंक के अंतिम में यदि उसी अंक के पात्रों के द्वारा जो अंक, जो पात्र उसमें अभिनय कर रहे हैं, जो चल रहा था अभी जी। हाँ, जो वृत्तांत चल रहा है उसी वृत्तांत में वही पात्र आपको कहें कि अगले अंक में इसको देखा जाएगा, ऐसा करके जो अगले अंक के विषय में कहते हैं ना, अगले अंक को अवतीर्ण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अंकावतार कहा जाता है ना। इतना याद रख सकते हैं आप बस केवल, अंकांते सूचितः यत्र अंको अवतरति एषः अंकावतारः, जहाँ अंक के अंतिम में सूचित किया जाए उसके पात्रों द्वारा, पात्रैहि अंकांते सूचितः पात्रैहि यत्र अंका अवतरति, यह अब अगला अंक यहाँ से ऐसा करके शुरू होगा, उसको अंकावतार का। जैसे शाकुंतलम के पंचम अंक के अंतिम में उसके पात्रों द्वारा ही सूचित किया हुआ षष्ठ अंक पूर्व से अविभक्त, जैसे मतलब 5 का ही ये छठा 5वां अंक खत्म नहीं हुआ, अभी तो 5वें अंक से ही आगे चल रही है कथा, समझ रहे ना। इसी को क्या कहा जाता है, अंकावतार कहा जाता है। अंक मुख्य विषय में आ जाती बात अब, यत्र स्याद् अंक एकस्मिन् अंकानां सूचना अखिला, अखिला अंकानां सूचना एकस्मिन् अंके यत्र प्रदीयते, उसको क्या कहा जाता है, अंक मुख कहा जाता है। अर्थात एक ही अंक में जहां सभी जितने अंक हैं उसमें मान लीजिए 7 अंक हैं, 7 अंक हैं या 8 अंक हैं या 9 अंक हैं आपके नाटक में, तो उसमें से किसी एक अंक में ही उन 7 8 अंकों की सूचना पूरी दे दी जाए, उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा उसको, अंकमुख महोदय, अंकमुख कहा जाएगा। जैसे कह रहे हैं मालती माधवे प्रथम अंकादौ कामंदक्यवलोकिते भूरि वसु प्रवृत्तीनां भावी भूमिकानां परिक्षिप्त कथा प्रबंधस्य च प्रसंगात सन्निवेशम सूचितवत्यौ, अर्थात आपके मालती माधव के प्रथम अंग में ही कामंदकी और उसकी जो अवलोकिता है ना, उनकी सारी सूचना आपको मिल जाती है, ठीक है। तो दूसरा लक्षण भी बता रहे हैं, उससे क्या कह रहे हैं, पहले अंकांतर पात्रैहि पात्रैहि व अंकस्य छिन्नांकस्य अर्थ सूचनात्, अंक के अंतिम में कोई पात्र आएगा है ना, अंक के अंतिम में कोई पात्र प्रवेश करेगा और वह क्या करेगा, अगले अंक की सूचना देकर के जाएगा, इसी को अंकमुखी अंकास्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या अंक के अंतिम में प्रविष्ट किसी पात्र के द्वारा अविच्छिन्न अंक की अगली कथा का सूचना करने से अंकास्य अंकामुख, अंकास्य अथवा अंकमुख होता है। ये थोड़ा सा सिमिलर लगता है किससे, अंकावतार से ना। जी महोदय। अर्थ प्रकृतियां आ जाती है, अर्थ प्रकृतियां कितनी है आपकी, 5 ही है जी कौन सी बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य में वच अर्थ प्रक्रिया पंच ज्ञात्वा योज्या यथा विधि, कितनी है पंडित जी, 5 है ना जी। इनको जान करके इनका यथाविधि प्रयोग करना चाहिए, है ना। ज्ञात्वा योज्या यथा विधि योज्या ज्ञात्वा, बीज के विषय में बता रहे हैं, बीज कैसा है। अल्प मात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद विसर्पति, जिसको केवल अल्प मात्र कहा जाए लेकिन उसका विस्तार कैसे हो जाए, वो कैसे विसर्पति, बहुधा विसर्पति, धीरे धीरे बढ़ता जाए, हाँ बहुत प्रकार से धीरे धीरे विस्तार होता जाए, है ना। अल्प मात्रम समुद्दिष्टम, जिसको उद्दिष्ट तो थोड़ा ही किया, कहा थोड़ा है ना, लेकिन उसका विसर्पण कैसे हो गया, बहुधा, बहुत प्रकार से। उसको कौन है वो ऐसा, बीज है ना। बोले फल का प्रथम हेतु, फलस्य प्रथम हेतु, फलस्य प्रथमो हेतु किम विधीयते तत्
बीजमिति अभिधीयते, उसको बीज कहा जाता है। ठीक है, बीज जैसे होता है ना, बंद करोगे उस जैसे बीज का भूमि में, तो क्या होता है वो, पहले थोड़ा सा दिखाई देता है, वो अंकुर आता है, तो वो अंकुर जैसे निकल आया थोड़ा सा, उसके बाद तो फिर तो बढ़ता रहता है, फिर तो नहीं, बहुत प्रकार से अलग अलग डालियां निकाल देता है अपनी, नहीं जी। जी। ऐसे ही किया जाता है काम जी, जोड़ा जाता है कहीं कहीं से कहीं कहीं को, तभी समझ में आती चीजें, नहीं समझ में नहीं आएगा ऐसे। यानी जिसका पहले से अल्पमात्र कथन किया जाए किंतु उसका विसर्पण विस्तार अनेक प्रकार से, उसे बीज नामक अर्थ प्रकृति कहते हैं, है ना। तो वही बात आ गई ना, देखो जैसे कोई बीज अपनी अंकुरित अवस्था में छोटे रूप में दिखाई देता है और बाद में वो बहुत प्रकार से फैलता चला जाता है, और फल आदि का कारण भी कौन होता है, तो बीज ही होता है। जैसे आपकी रत्नावली नाटिका है ना, यहाँ समझ आएगा, रत्नावली नाटिका में वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति क्या है, फल है ना, और उसके लिए उसका प्रयास करना, उसके मंत्री योगेंद्रायण इत्यादि का वो उसके पास ला के रख देना, वही बीज वपन तो वही करता है ना, रत्नावली को प्राप्त कराने के लिए बीज वपन तो वही करता है ना, वही कह रहे हैं। तथा भाग्य की अनुकूलता से युक्त मंत्री योगेंद्रायण का किया गया कार्यकलाप प्रयास आदि उस फल के प्रथम हेतु है, पहला कारण है। यदि उसका योजनाबद्ध प्रयास वो मतलब क्रमशः कार्य नहीं करता, जैसे उसने सेटिंग बिठाई थी उस हिसाब से यदि वह नहीं करता, तो क्या उसको उदयन को वो प्राप्त होती क्या रत्नावली, बताओ। नहीं महोदय। हम्म, चलिए उसका बिंदु आता है, बिंदु का मतलब क्या कह रहे हैं पंडित जी, है ना, अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु अच्छेद कारणम। अवांतर कथा जो चल रही है, कथा है, कथा के अंतर्गत अवांतर कथा चलती है, अवान ना, प्रधान कथा के अंतर्गत अवांतर कथाएं भी तो चलती है ना, दो पात्रों की अलग कथा जी। प्रारंभ हो जाती है, तो मुख्य कथा चल रही है, मुख्य कथा से अतिरिक्त दो पात्रों की अलग कथा चलने लग जाती है अपनी। हम्म, जैसे आपका वो मृच्छकटिक में प्रधान कथा अलग है, लेकिन प्रधान कथा से अतिरिक्त जो आपके वो क्या बोलते हैं, इसका जो सेवक, इसकी जो सेविका है जी, मधुलिका सर्विला। हाँ, इनकी जो चलने लग जाती है वो अलग अपना विषय है, अवांतर कथा हो गई। तो एक अवांतरार्थ विच्छेद, अवांतरार्थ अवांतर कथा के विच्छेद हो जाने पर उसके अच्छेद का जो कारण है, तदपि प्रधान कथा में कोई तारतम्य नहीं बिगड़ता है। वो कौन करता है ऐसा काम, ऐसा करने वाला कौन बिंदु है, महोदय। बिंदु करता है, बिंदु। ठीक है। वो प्रधान कथा से उसका तारतम्य नहीं टूटने देता, वही कह रहे हैं अवांतर कथा के विच्छेद हो जाने पर भी प्रधान कथा के अविच्छेद होने का जो कारण है उसे बिंदु नामक अर्थ प्रकृति कहते हैं। महोदय कादम्बरी में जो है, जो तो कथाएं साथ चलती हैं, वो भी यही है, कहा जाएगा उनको भी? हम्म जो मतलब जो हम्म उसमें उनकी कादम्बरी और उनकी और सुकनास और महाश्वेता की जो कथाएं चलती हैं पहले। दोनों बातें देखो, वही कह रहे हैं ना, प्रसंगवशात आने वाली कथाएं जो प्रसंगवशात आ जाती है कथा के बीच में, कथा के मध्य में प्रसंगवशात आने वाली कथा को प्रासंगिक अथवा अवांतर कथा कहा जाता है ना। खैर प्रासंगिक कथा यद्यपि समाप्त हो जाए, वो अवांतर कथा छोटी सी है, वो तो खत्म होगी, लेकिन उसके खत्म हो जाने पर जिसके कारण प्रधान कथा का अवच्छिन्न रूप से चलती रहे, वो टूटे नहीं आपकी कथा का तारतम्य उसका प्रधान कथा का, तो कौन है वो ऐसा ऐसा कराने वाला, कौन ऐसा कराने वाला, बिंदु, है ना। जैसे समझो कि यदि आपका देखा जाए तो आपकी जो शाकुंतलम है, शाकुंतलम से यदि शाकुंतलम में जब वो सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं, एक प्रकार से सारी चीजें ठीक चल रही हैं, है ना, घटेगा, कहाँ घट सकता है इसमें, लगाओ बुद्धि, देखो लगाओ दिमाग, कहाँ घट सकता है इसमें, बिंदु घट सकता है कहीं,
व्याकरण की 2 प्रकार से गति होती है, समझ रहे हो पंडित? व्याकरण की 2 परंपराएं चलती है ना, नव्य और प्राचीन। नव्य और प्राचीन परंपरा जो चलती है ना, 2 ही प्रकार से गति है व्याकरण की। हाँ, ये नव्य वाले बदमाश होते थोड़े से, हालांकि हम भी नव्य ही पढ़े हैं, नव्य परंपरा से ही पढ़े हैं, लेकिन बदमाश होते हैं नव्य। क्यों बदमाश है नव्य? क्या कारण है नव्य के बदमाश होने का? देखिए, प्राचीन में क्या था कि आपको सूत्र दे दिए गए, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला बता दिएगा, अब आप जाइए घटाइए उसको, 1 जगह 50 जगह 100 जगह, जितना आप ज्यादा घटाएंगे उतना ही आपका दिमाग ब्रॉड होगा। नब्बे वालों ने क्या कर दिया, उन्होंने सीमित कर दिया, वो प्रयोग दे दिया उन्होंने, बोल बस इन पे ही घटाते रहो, इन पे ही घटाते रहो बस, इसके आगे आप सोच ही नहीं पाओगे। आपको प्रयोग दे दिया, बोले ये सूत्र ये प्रयोग, बस खत्म, उतनी आपकी बुद्धि रह गई, संकुचित कर दी उन्होंने बुद्धि आपकी। प्राचीन में क्या है, अब आप पूरे घूम ही नहीं पाओगे इधर व्याकरण में, समझ रहे हैं ना? उन्होंने उसको लक्ष्यानुसारी व्याख्या ना बना करके, पहले लक्षणानुसारी व्याख्या थी, सूत्र जैसा कह रहा है हमें वैसे ही करना है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रयोग में क्या दिक्कत आने वाली है, सूत्र जैसा कह रहा है वैसा कार्य हमें करते जाना है। ये प्राचीन मत था। अब ये क्या है कि भले प्रयोग के अनुकूल सूत्र लगाओ यहाँ पे लाके, तो संकुचित हो गई ना बुद्धि। तो अपनी बुद्धि को संकुचित न बना के ऐसा बनाइए कि आप प्रयोग देख लिया बिंदु का, कि बिंदु का मतलब ही होता है, लक्षण आपने पढ़ लिया कि अवांतरार्थ विच्छेद अवच्छेद कारणम बिंदु। अब कहाँ ऐसा हो रहा है कि अवांतरार्थ विच्छेद हो रहा था और उसमें अवच्छेद कर दिया, तो बिंदु का उदाहरण बन जाएगा। ऐसा ढूंढ के लाना है, ठीक है? कल चर्चा की जाएगी इस पे, समझ में आ रही बात पंडित जी? जी महोदय। सर हंसी आ गई। व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम पताका इत्यभिधीयते, पताका तो आपको पता ही है, व्यापी प्रासंगिकम वृत्तम पताका इत्यभिधीयते, इसके विषय में तो बताने वाली जरूरत ही नहीं कोई ना, पता नहीं जरूरत है क्या? नहीं महोदय। प्रासंगिक यत प्रासंगिक वृत्तम व्यापी भवेत, तो उसको क्या जानना चाहिए, जहां पर जो आपका वृत्त है प्रासंगिक होते हुए व्यापी हो, पता क्या जानो उसको। प्रकरी के बाद आपको पता ही है, प्रकरी क्या है, प्रासंगिकम प्रदेशस्थम, प्रासंगिक कथा वस्तु में यदि एकमात्र प्रदेश में उसकी चर्चा हो तो वो क्या है, प्रकरी, ठीक है? कार्य क्या है पंडित जी? दोनों को दिक्कत नहीं है ना, ये पढ़े हुए इसलिए मैं जल्दी निकल गया उससे आगे, क्यों? नहीं भैया। चलो आगे, क्या कह रहे हैं? अपेक्षितम तो यत् साध्यम आरंभो यद निबंधन समापनम तो यत् सिद्धि तत्कार्यम इति सम्मतम। कार्य किसे कहा जाता है तो कह रहे हैं यत् तु अपेक्षितम साध्यम, जो अपेक्षित प्रधान साध्य है, यत् निबंधन आरंभ, जिसके लिए सब उपायों का आरंभ किया जाता है, यत् सिद्धि, जिसकी सिद्धि के लिए समापन किया जाता है, तत्कार्यम, उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है पंडित जी? कार्य के नाम से महोदय। है ना? अर्थात जिसकी सिद्धि के लिए कोई चीज अपेक्षित है, जिसके लिए जो प्रधान के द्वारा साध्य है, अपेक्षितम तो यत् साध्यम आरंभो यत् निबंधन, जिसके लिए कोई चीज आरंभ की जाती, निबंधन किया गया है जिसके लिए, समापनम तो यत् सिद्धि है, जिसकी मतलब सिद्धि के लिए समापन किया जाए, वो क्या है, कार्य है। ऐसा ही तो है आपका घट कार्य कैसा है, पट कार्य कैसा है, प्रधान क्रिया से साध्य है, उस घट रूपी कार्य को बनाने के लिए, पट रूपी कार्य को बनाने के लिए आपने सारे उपायों को आरंभ किया। उस घट की सिद्धि के लिए आप क्या करते हैं, सारे कार्यों को समाप्त कर देते हैं बना करके घट को, तो कार्य कहा जाता है? जैसे रामचरित में रावण वध, यही तो था सारा खेल, रावण को ही तो मारना था उनको, तभी तो इतना बड़ा सब ये रावण का आतंक इतना हो गया था कि भगवान नाम का आना पड़ा। या कंस वध, कृष्ण चरित में क्या कंस वध, भगवान कृष्ण को क्यों आना पड़ा, कि कंस का आतंक कितना हो गया था, उसकी सेना इतनी बढ़ गई थी, नहीं क्यों जी? जी महोदय। आप कार्य अवस्थाएं आ गई, आपकी अवस्था पंचकार्य से प्रारब्ध सफलार्थ भी आरंभ यत्न प्राप्ति आशा नियताप्ति फलागम। 5 अवस्थाएं होती है पंडित जी, कार्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? भाई कहने फल के इच्छुक, फलागमाह, फलागमाह फल के इच्छुक, जिन्होंने किसको आरंभ किया है, जो भी कार्य आरंभ किया आपने
प्रारब्धस्य कार्यस्य फलार्थिभिः पुरुषाणां प्रारब्धस्य कार्यस्य कति अवस्थाः? बोले पंच अवस्थाः ईरिताः, 5 अवस्थाएं कही गई हैं। पंच अवस्था ईरिताः, 5 कही गई अवस्था। कौन सी अवस्थाएं 5? वो बोले आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमः। ठीक है, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति और फलागम। बात समझ में आ गई? फलार्थी पुरुषैः, फलार्थी पुरुषों के द्वारा कार्यस्य पंच अवस्थाः ईरिता, 5 अवस्थाएं कही गई हैं उनके द्वारा। 5 अवस्थाएं उन्होंने उद्बोधित की हैं। 5 अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, क्रम पता होनी चाहिए उनके। ठीक है, इसके बाद क्या? 5 अवस्थाओं के बाद तो कुछ और भी है अभी? बस ये 5 अवस्था ही रह गई? कुछ और भी अभी? अरे संधियां भी हैं। अच्छा, अभी मुख कर दो, मुख करें आगे कि रख रहे हैं इतना ही? इतना ही रख लेते हैं, चलो। भोजन पानी भी नहीं हुआ है।